हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे समास। अब तक हमने संधि को पढ़ा दिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे समास। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास 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 का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। अब इसके बाद हम देखेंगे कि समास की परिभाषा क्या होती है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास में दो पद होते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक। शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नवीन व सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को प्रथम पद, उत्तर पद को द्वितीय पद कहा जाता है। समास के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर वन पूर्व पद, नंबर दो उत्तर पद। पूर्व पद को प्रधान पद कहा जाता है और इसे द्वितीय पद कहा जाता है। अब इसके बाद आता है, ये क्या था? समास। इसके बाद होता है सामासिक शब्द और एक समास विग्रह। अब देखेंगे कि हम सामासिक शब्द होता क्या है। सामासिक शब्द वह शब्द होते हैं जो समास के नियमों से बनते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है और सामासिक शब्द को ही समस्त पद कहा जाता है। अब देखो, हमने क्या किया था? समास। तो समास इसी के अंदर आता है सामासिक शब्द। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समास। तो क्या हो जाएगा? समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। कहलाता है और इसी को समस्त पद कहते हैं। इसी क्या बोलते हैं? समस्त पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? समस्त पद भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राजपुत्र। राजपुत्र। अब देखो ये क्या है, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है।
और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? राजपुत्र। राजपुत्र। सामासिक। अब इसके बाद एक सामासिक शब्द के बाद एक होता है समास विग्रह। क्या होता है? समास विग्रह। समास विग्रह सामासिक शब्द के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। सामासिक शब्द के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। क्या हो जाएगा? अब देखो एक एक वाई टॉपिक वाइज चलता है, मतलब समास से क्या होना? सामासिक शब्द, और सामासिक शब्द से क्या होना है? समास विग्रह। तो क्या हो जाएगा? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी अगर हम देखें तो? सामासिक शब्द के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। अब देखो जिससे कि इसका अगर हम एग्जाम्पल करें समास विग्रह, तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे अब हमने क्या बोला था, देखो इस परिभाषा को ध्यान से देखो। समास विग्रह सामासिक शब्द के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। और सामासिक शब्द का उदाहरण क्या था? राजपुत्र। अगर हम इसी को इसके बीच के संबंध को स्पष्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? राजपुत्र। तो इसको हम समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, ये सब क्या कहलाएगा? अब देखो ये हो गया समास, ये हो गया सामासिक, और ये हो गया समास विग्रह। समास विग्रह सामासिक का रूप होता है और सामासिक समास का रूप होता है। तो ये यहां तक क्लियर। इसके बाद अब क्या चलेगा? इसके बाद होंगे समास के वेद। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो हम क्या क्या हो गया? समास हो गया, सामासिक हो गया, सामासिक को समस्त पद कहलाता है, और सामासिक का रूप क्या कहलाता है? संक्षिप्त क्या कहलाता है? समास विग्रह। अब आते हैं समास के वेद। समास के वेद। समास के 4 वेद होते हैं। अब देखो कहीं कहीं पे किसी किसी बुकों में 6 वेद दे दिए, 6 वेद दिए, और उन्हीं को हम वो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, उन्हीं को अलग करके टोटल भेद कितने बता दिया गया? 6। जबकि मुख्य भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। संस्कृत में 6 होते हैं और हिंदी में 4 होते हैं। तो अगर हम संस्कृत का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम कितना मिलेंगे? समास के वेद 6। अगर हम हिंदी से पढ़ेंगे तो हिंदी के मिलेंगे हमें 4। समास के वेद, समास के वेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। देखो अगर हम समास के वेद होते हैं 6 होते हैं क्रम से वैसे, तो अगर हम समास के वेदों को ट्रिक से याद करते हैं तो ट्रिक क्या होगी? ATM का DD बहुत है। क्या हो जाएगा? ATM का DD बहुत है। ठीक। अब देखो 1 2 3 4 5 6। तो अब हम करेंगे ए मतलब अब जब भी समास क्या हो जाएगा? अब यही समास।
अब यही समास। अब इसके बाद आता है टीएम। क्या आता है? टीएम। तो इसका मतलब हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। के का मतलब हो जाएगा यहां कर्मधारय समास। अब देखो हमें दिक्कत आती है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ डी डी 2 बार दे दिया, तो द्विगु समास आएगा या द्वंद्व समास आएगा, दिक्कत आती है हमें इस जगह पर। तो देखो अगर हम न्यूमेरिकल के हिसाब से चले तो 1 2 3 मतलब 2 पहले आता है और 3 बाद में आता है, 2 पहले आता है और 3 बाद में आता है। तो इसी प्रकार द्विगु में कितने होते हैं? द्विगु में 2 और द्वंद्व में 3 वर्ड होते, 3 शब्द होते हैं। तो किसका नंबर पहले आएगा? द्विगु समास पहले आएगा और द्वंद्व समास बाद में आएगा। तो नंबर 4 पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। और नंबर 5 द्वंद्व समास। ये भी हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब लास्ट में क्या बचा? वी मतलब बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास। अब ये हो गए हमारे समास के वेद। आप यहां तक से बता सकते, आप यहां तक उतार चुके होंगे। इसके बाद अब देखते हैं, देखो ये हो गए हमारे समास। जो कि मैंने बताया था, ये तत्पुरुष समास के दोनों भाग होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये कोई अलग से नहीं होते, ये अलग से होते हैं। किसमें होते हैं? संस्कृत के जब चैप्टर में पढ़े। अगर हिंदी से पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी में इसी के बाद तत्पुरुष के। ठीक। अब आता है इसके बाद समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद कहा जाता है, उत्तर पद को द्वितीय पद कहा जाता है। अब देखो, जैसे कि हम एग्जाम्पल करें, गंगा जल, इसमें पूर्व पद कौन सा और उत्तर पद कौन सा? तो देखो गंगा जल, गंगा क्या हो जाएगा? पूर्व पद, और जल क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक। इसके बाद अब हम इन समासों को करें। अब देखो, इससे पहले हम एक थोड़ी सी और वो चीज समझ लेते हैं कि संधि विच्छेद और समास में अंतर क्या होता है। इनको अवयवी समास और ये जितने भी समास थे, इन्हें करने से पहले हम एक बार ये समझते हैं कि संधि विच्छेद और समास में अंतर क्या होता है। पहली बार, अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, एफबी ग्रुप, उनमें शेयर कर दिया करें। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, संधि और समास में एक तरफ लिखते हैं संधि और एक तरफ लिखते हैं समास। संधि और समास। संधि में क्या होता है? संधि में निकटतम 2 वर्णों का मेल होता है, निकटतम 2 वर्णों का मेल। संधि में निकटतम 2 वर्णों का मेल होता है। और इसमें समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। इसमें देखो वर्णों का मेल, और इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल।
दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। शब्दों का मेल। और देखो इसके बाद संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। दूसरा इसमें अंतर क्या हो जाएगा, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, विच्छेद, और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। देखो हमारी क्लास का मेन मकसद होता है कि आपको लिए एक एक पॉइंट को ना छोड़ा जाए, चाहे कोई अगर बेसिक से पढ़े उसे भी अगर क्लास लेने में दिक्कत ना आए, जिससे कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद क्या होता है, संधि विच्छेद का अर्थ होता है मेल और समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संधि का मेल क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल, और समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण। अब देखो आप यहां तक हो गए। इसके बाद अब हम करेंगे अवयवी समास। ये जितने भी थे तत्पुरुष समास के दोनों भाग जो भी आते हैं। इसके बाद द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास आप यहां तक बता दें। अब देखो इसके बाद हम करेंगे अवयवी समास, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में क्या होता है, मैंने बताया समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है ये हम बताएंगे। क्या हो जाएगा, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान उसे अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, अवयवी भाव समास के अधिकतर शब्द अनु, आ, प्रति, हर, पर, यथा और बर अधिकतर इन शब्दों से आरंभ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल करें, जैसे अनुरूप, क्या हो जाएगा, अनुरूप। दूसरा एग्जाम्पल करें, आमरण, प्रतिदिन, यथा शक्ति, भर पेट। तो अधिकतर जो होते हैं वो एग्जाम्पल इन शब्दों से आरंभ होते हैं। अब देखो जैसे कि हम अनुरूप, अनुरूप का करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस रूप, अनु प्लस रूप।
और इसका अर्थ होगा वो क्या होगा, रूप के योग्य, रूप के योग्य, रूप के योग्य। आमरण, आमरण को देखो अगर हम करेंगे तो आ प्लस मरण, मतलब जैसे हम बोलते हैं आमरण अनशन, तो मतलब क्या, मरण तक, आ प्लस मरण, तो क्या हो जाएगा, मरण तक। जैसे कहीं कहीं होता है आमरण अनशन होता है, तो वो क्या होता है, मरण तक अनशन होता है, या तो हमारी बात का स्वीकार करो या हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मौत नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, आमरण का मतलब होता है मरण तक, मरण तक। ठीक, अब देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब दिन दिन, क्या हो जाएगा, दिन दिन। और एक और बात, अगर यहां ये लगा रहे हैं ऐसे करके, तो इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। अगर दो शब्द एक जैसे ही हो, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो वहां द्वंद्व समास होता है, और योजक चिन्ह लगा हुआ नहीं होता तो वहां अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कि हाथों हाथ, दिन दिन, ये होते हैं, ये एग्जांपल किसके होते हैं, अब ये किसका, अव्ययी समास का। यथा शक्ति, यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस शक्ति, तो क्या हो जाएगा इसका, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब देखो भर पेट, भर प्लस पेट मतलब पेट भर, जैसे कि हमसे कोई अगर बोले कि भरपेट भोजन कर लिया, तो इसका अर्थ क्या होगा, पेट भर के हमने कोई चीज खाई। और जैसे कि अभी इसके और भी एग्जांपल होते हैं, ये हो गए इसके एग्जांपल। अब देखो जैसे कि ये बता दिया होगा यहां पर, अगर हम एग्जांपल लें और जैसे कि हाथों हाथ, हाथों हाथ, क्या होगा ये, हाथों हाथ, दिनों दिन, दिनों दिन। तो मैंने भी बताया था कि एक, यदि एक ही शब्द की आवृत्ति योजक, तो वहां द्वंद्व समास होगा, अगर योजक चिन्ह के साथ नहीं होगी तो वहां अव्ययीभाव समास होगा, इतना आपको याद रखना है। या फिर एक ही शब्द की, एक ही शब्द कई बार आने पर वहां अव्ययीभाव समास होता है, मगर क्या याद रखना है, योजक चिन्ह साथ में लगा हुआ ना हो। तो ये हाथों हाथ, इसका क्या हुआ, ये कौन सा समास हुआ, ये अव्ययीभाव समास। वरना कोई कोई देख के कहता है दिन दिन द्वंद्व समास, तो ये द्वंद्व समास नहीं होता है। अगर योजक चिन्ह लगा हुआ होगा तो द्वंद्व समास होगा, अगर योजक चिन्ह लगा हुआ नहीं है तो वहां अव्ययीभाव समास होगा, इतना आपको याद रखना। हाथ हाथ मतलब हाथ हाथ, ठीक, दिनों दिन मतलब क्या हुआ, दिन दिन, दिन दिन। हाथ हाथ मतलब हाथ ही हाथ में, क्या हो जाएगा, अगर लगाए तो हाथ ही हाथ में, ठीक है। जैसे कि प्रतिशत, क्या होता है, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है हर सैकड़ा, और सैकड़ा होता है 100 पे, मतलब कि कितनी, प्रतिशत मतलब हर सैकड़ा। जैसे 2% की भी, 3% की भी, क्या हो जाएगा, हर सैकड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आता है जैसे कि कुशलता पूर्वक, अगर एक और एग्जांपल है कुशलता पूर्वक, मतलब क्या हो जाए, कुशलता के साथ कोई कार्य करना, कुशलता के साथ, कुशलता पूर्वक,
साथ। आपने देखा होगा सभी दुकानों पर लिखा होता है कि कुशलता पूर्वक। क्या लिखा होता है? कुशलता पूर्वक। इसका मतलब क्या होता है कि कुशलता के साथ आपका कार्य हो। तो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। आप यहां तक कर लो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हो, आप उनके पास एफबी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी कोई ग्रुप है उनके पास आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब आता है इसके बाद, अब देखो हमें क्या होता है, एटीएम का डीडी बहुत है। एटीएम का डी बहुत, मतलब अब ये समास हो गया। अब आता है इसके पास तत्पुरुष समास, फिर उसके बाद कर्म धारय समास, उसके बाद द्विगु समास, उसके बाद अब मैंने इसमें भी अंतर बताया, तो मतलब 2 3, 2 शब्द वाला पहले आएगा, 3 वाला बाद में जाएगा। 3 किस में? द्वंद्व में और द्विगु में 2, तो द्विगु वाला पहले आएगा और द्वंद्व वाला बाद में जाएगा। इसका अंतर ये नहीं कि अगर हम बाद में कर दें तो गलत हो जाए, मतलब एक तरीका बताया था मैंने आपको ये। तो इसके बाद कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। अब स्टार्ट करेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आप यहां तक पहले उतार सकते हैं। तो अब इसके बाद हम करेंगे तत्पुरुष समास। तो हमने इससे पहले किया था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता था? जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसका नंबर आएगा, तो इसमें अब क्या होगा? तत्पुरुष समास में जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास, वो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्या हो जाएगा? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक, इतना आप लिख सकते हो अपने आप। अब देखेंगे कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 2। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट हम लिखेंगे, परिभाषा आप लिख सकते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, नंबर एक क्या हो जाएगा? समान अधिकार तत्पुरुष। समानाधिकार तत्पुरुष। और नंबर 2 हो जाएगा व्याधिकरण तत्पुरुष। जो इन्हें जो मैंने बताया, इन्हें हर एक टीचर बता के नहीं चलता कि समानाधिकार पुरुष, तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष होते हैं। अब इनमें हम देखेंगे कि इसके समानाधिकार तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्मधारय समास और द्विगु समास। कौन कौन से? कर्मधारय तत्पुरुष समास और दूसरा होता है द्विगु समास। ठीक, आप कहते हो। इसके बाद आता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 6। जो विभक्ति होती है, ठीक है, विभक्ति के आधार पर ही व्याधिकरण तत्पुरुष का बांटा गया है। अब इसके बाद आप पहले इसे उतार लें, इसके बाद व्याधिकरण तत्पुरुष को अब देखो, व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6। कितने होते हैं? 6। अब देखो कि विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह, 3 आप लाइन खींच लीजिए। यहां हो जाएंगी विभक्ति, क्या हो जाएगी? विभक्ति। यहां क्या हो जाएगा? कारक
और यहाँ हो जाएगा कारक चिन्ह। ठीक, अब देखो विभक्ति होती क्या है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अष्टमी विभक्ति नहीं बोला जाता। अष्टमी को संबोधन विभक्ति कहा जाता है। तो अब विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी क्या होती है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब सप्तमी होकर अष्टमी आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? संबोधन। ठीक, इसके बाद आते हैं कारक। तो कारक आपने क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, ये आपने पढ़े होंगे। तो हम क्या है? अब इसके बाद आता है कारक। कारक और चिन्ह। तो सबसे पहले आपने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे। तो कारक होते थे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने, संप्रदान का की क्या है? अधिकरण में पर पे, संबोधन है अरे हो, ये होते थे। तो इसके बाद हम लिखेंगे कारक। क्या होते थे? कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा संप्रदान, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, से अलग, अपादान से अलग, संबंध, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण, संबोधन। अधिकरण में पर पे, में पर पे, संबोधन हे अरे हो, हे अरे हो। तो देखो क्या होगा? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के राधि के, अधिकरण में पर पे और संबोधन हे अरे हो। ये आपको याद करनी। अब देखो इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में कितने व्यक्तिगत तत्पुरुष के भाग कितने थे? 6। तो इसमें प्रथमा विभक्ति और अष्टमी विभक्ति का लोप होते, ये नहीं आते, लोप आता है। तुम्हारे यूज कौन कौन से होते हैं? ये मतलब द्वितीय विभक्ति मतलब कहां तक? ये द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। अब क्या होता है कि प्रथम विभक्ति और ये 8वीं विभक्ति वाली बिना कर्ता के संबोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है। क्या हो जाएगा कि कर्ता, क्या है? कर्ता। तो कर्ता के संबोधन नहीं किया जा सकता।
बिना कर्ता के संबोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए कर्ता में ही संबोधन विभक्ति होती है। तो आप यहां तक पहले उतार सकते हैं। आपके मुख्य मतलब ये द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक आप उतारें। तो हमारी जो मुख्य होती है व्याकरण तत्पुरुष के कितने भाग होते हैं? 6। तो ये होती है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, छठवीं और सप्तमी। क्या होता है? बिना कर्ता के संबोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए संबोधन में ही प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, तो आज की क्लास यहां तक ही होगी। इसके बाद आगे इसके एग्जाम्पल होंगे और इसके बाद और जो बचे वो समास होंगे। तो हमारी वीडियो जितनी भी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके जितने फ्रेंड सर्कल हो उन पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो आपकी जल्दी से जल्दी लाएं। थैंक्स।